साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रेमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे। अर्थशास्त्र में हम लोग 5 ईयर प्लान पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक हो गया, नेशनल इनकम हो गया, बैंकिंग हो गया और बजट हो गया ना। इतने टॉपिक हमारे हो गए। पंचवार्षिक योजनाएं हो गई, इंट्रोडक्शन जो अर्थशास्त्र का परिचय था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने प्रकार के होते हैं, सेक्टर कितने क्षेत्र होते हैं, नेशनल इनकम ये हो गया, बैंकिंग हो गई और बैंकिंग में आरबीआई भी हो गया है बैंकिंग के अंतर्गत, और बजट हो गया ना। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इन्फ्लेशन। क्या होगा? इन्फ्लेशन। तो अगला टॉपिक आज डालो। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति। क्या होता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए, वस्तु एवं सेवाओं में, ध्यान से समझो, वस्तु एवं सेवाओं में लगातार होने वाली वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या बताया हमने? वस्तु एवं सेवाओं में लगातार होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। या फिर हम नॉर्मल शब्दों में समझने के लिए यह समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई। मुद्रास्फीति को हम क्या कह सकते हैं समझने के लिए? महंगाई। तो यहां ब्रैकेट में चाहे समझने के लिए लिख लीजिए महंगाई। क्या लिख सकते हैं? महंगाई। हमने क्या बताया? वस्तु एवं सेवाओं में अगर उसके मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है? मुद्रास्फीति बढ़ रही है ना, महंगाई बढ़ रही। देखिए, जैसे समझो, जैसे मान लीजिए कि 2018 हो गया, हम 2018 वर्ष लिया, 2020 लिया, 2022 लिया और 2024, ये 4 मानक वर्ष हमने लिया। ठीक। देखिए, जैसे जो दाल है ना, जो दाल है, आज 2018 में दाल कितने रुपए किलो थी? 75 रुपए केजी थी ना, 75 रुपए केजी थी। फिर यहां पर हमारी लगभग 90 के आसपास हुई, 90 रुपए पर केजी ना। 2022 में 130-35 के आसपास बिकी, 130-35 पर केजी। और वर्तमान समय में कितने रुपए हुई? 170 रुपए प्रति केजी ना। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, लगातार महंगाई बढ़ रही ना, तो हमारी क्या बढ़ रही है? मुद्रास्फीति बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? मुद्रास्फीति बढ़ रही है। हमने क्या बताया कि वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में ना, वस्तु एवं सेवाओं के कीमत में लगातार होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। देखिए, जहां पर 2018 में 1 किलो दाल हमें कितने रुपए की मिलती थी? 75 रुपए की। आज वहीं 1 किलो दाल हमें कितने रुपए की मिल रही? 170 रुपए की। तो जाहिर सी बात, मुद्रास्फीति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इन्फ्लेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। ठीक। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। देखिए, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में होने वाली लगातार वृद्धि, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में लगातार होने वाली वृद्धि, इन्फ्लेशन क्या होता है? वस्तु एवं सेवाओं में उसकी जो कीमत होती है, अगर उसकी कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है तो क्या बढ़ रही है? हमारी मुद्रास्फीति बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति को हम क्या कह सकते हैं समझने के लिए? महंगाई। क्या कह सकते हैं? महंगाई। ठीक। देखिए, अब बात हम करते हैं महंगाई की। तो महंगाई में सबसे पहले बात हम करते हैं कि महंगाई में जाहिर सी बात रुपए पैसे की बात आएगी ना। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भारतीय मुद्राएं होती है ना, जो नोट होते हैं, नोट के बारे में हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि कहां कहां पर नोट छापे जाते हैं, नोट छापने का प्रोसेस क्या है, उसका कागज कहां बनता है, उसकी इंक कहां बनती है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। पदक कहां छपते हैं, सिक्के कहां छपते हैं, मेडल, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ठीक। देखिए, क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय रुपया होता है, जो नोट होती है, उसमें कितनी भाषाओं में मतलब उसका नाम अंकित रहता है, मुद्रण रहता है, कितने रुपए में छपा रहता है?
जैसे नोट सभी लोग देखे हो ना, तो उसमें कितने भाषाओं में उसका मूल्य अंकित रहता है? कितनी भाषाओं में अंकित रहता है? हाँ, हमारे पास तो नोट है, नहीं नहीं दिखाते तुमको। हाँ? कितनी भाषाओं में रहता है? 3-4 भाषाओं में। ठीक ठीक, राइट करिए। भारतीय नोटों पर ना लिखिए, भारतीय नोटों पर, भारतीय नोटों पर 17 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 17 भाषाओं में। 17 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 17 भाषाओं में मुद्रण रहता है। मुद्रण रहता है, कितने भाषाओं में रहता है? 17 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 17 भाषाओं में मुद्रण रहता है। इतनी भाषाओं में नहीं, लेकिन सुनिए, अगर 17 नहीं ऑप्शन में तो फिर हमको 15 मानना है। अगर 17 ऑप्शन में नहीं है तो हमको क्या मानना है? 15। उसमें हिंदी अंग्रेजी को हम नहीं शामिल करते। अगर मान लीजिए 17 है तो हमको 17 क्वेश्चन मतलब 17 वाला ऑप्शन करना है। अगर 17 नहीं है तो हमको कितना करना है? 15 करना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर कितनी भाषाओं में अंकित रहता, तब हमको 15 देना है। समझ में बात आ गई? कुल 17 होता है हिंदी अंग्रेजी को लेकर, लेकिन अगर हिंदी अंग्रेजी को छोड़ दिया जाए तो 15। अगर 17 ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमको क्या लगाना है? 15 लगाना है। क्या लगाना है? 15 लगाना है। इतनी बात हो गई ना? ठीक, आगे हम बात करते हैं। हम लोग जब बैंकिंग पढ़े थे तो हमने ये पढ़ा था कि किस नोट में किस चीज का चित्र अंकित है, पढ़ा था ना? ठीक, तो ये नोट हो चुका कि भारतीय नोटों पर 17 भाषाओं में मुद्रण रहता है। हो चुका ना? ठीक, आज हम बात करते हैं 2000 के नोट ना। हालांकि 2000 रुपए की नोट क्या हो गई है? चलन में नहीं ना। देखिए 2000 की जो नोट होती ना, उसमें चित्र किसका रहता है? मंगलयान का। किसका चित्र रहता है? मंगलयान ना। इसका कलर कैसा होता है? गुलाबी रहता है। ठीक, इसको हम कहते हैं मैजेंटा। इसको क्या कहते हैं? मैजेंटा। और इसकी अगर तुमको आकार इसका पूछा जाए, इसका आकार पूछा जाए तो आकार क्या होगा? 166 mm गुणे 66 mm, मतलब 166 mm लंबाई और 66 mm इसकी चौड़ाई होती ना। तो हमने क्या बताया? 166 mm मल्टीपल 66 mm, मतलब समझे? अर्थात 166 mm इसकी लंबाई है और 66 mm इसकी क्या है? चौड़ाई है। बात समझ में आई? दूसरा हम नोट करते हैं। 2000 के नीचे कौन सी नोट है? 500 रुपए की। किसकी है? 500 रुपए। और 500 रुपए में किसका चित्र अंकित रहता है? लाल किला का ना। किसका? लाल किला का। और इसका कलर कैसा है? कलर कैसा है? स्टोन ग्रे। कैसा है? स्टोन ग्रे। और इसके जो आकार होता है, इसका आकार जानते हो कितना होता है? 150 mm गुणे 66, मतलब 150 गुणे 66 mm। कितना है? 150 mm गुणे 66 mm ना। ठीक, हो गया। ठीक, अगला राइट करते हैं। 500 के नीचे क्या है? कितने रुपए की नोट आती है? 200 रुपए की। कितने रुपए की? 200 रुपए। और 200 रुपए की जो नोट होती है उसमें किसका चित्र अंकित है? सांची स्तूप। किसका है? सांची स्तूप ना। और इसका कलर कैसा होता है? ये चमकीले पीले कलर का होता ना। पीला कलर तो होता, लेकिन कैसा होता? चमकीला पीला ना। चमकीला पीला। और इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 146 गुणे 66। कितनी हो जाएगी? 146 mm गुणे 66 mm ना। समझ बात आ रही? आगे हम राइट करते हैं। 200 के नीचे कितने रुपए की नोट है? 100 रुपए ना। और 100 रुपए में किसका चित्र अंकित होता है? रानी की वाव ना। किसका चित्र अंकित है? रानी की वाव। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर कैसा होता है? लेवेंडर। कैसा कलर होता है? लेवेंडर एक कलर होता है। कौन सा कलर? लेवेंडर।
और इसका आकार कितना होगा, इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना है 143 mm इंटू 66 mm हो गया। अब 100 के बाद कितने की आती है, 50 रुपए ना। 50 रुपए में किस चीज का चित्र अंकित रहता है, हम्पी ना। किसका चित्र रहता है, हम्पी का चित्र ना, हम्पी का चित्र। और इसका कलर कैसा होता है, फ्लोरेसेंट ब्लू ना, फ्लोरेसेंट ब्लू। और इसका आकार कैसा होता है, 135 mm गुणे 66 mm। कितना होता है, 135 mm मल्टीपल 66 mm ना। ठीक, अभी हमारी दो नोटें और बच रही ना, एक 20 रुपए और एक 10 रुपए की ना। ठीक, राइट करिए 20 रुपए। 20 रुपए में किसका चित्र अंकित रहता है, एलोरा की गुफा ना। किसका चित्र रहता है, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा। और इसका कलर कैसा होता है 20 रुपए में, ब्लू कलर ना। ठीक, लिखिए नारंगी लाल उसको कहते हैं। अब सुनिए एक चीज यहां परिवर्तन होगा, इसकी जो चौड़ाई थी ना, यहां चौड़ाई घटेगी, चौड़ाई घटेगी। लंबाई तो हालांकि लंबाई तो सब में घटती गई ना, लेकिन चौड़ाई सबकी बराबर थी, यहां घट जाएगी। तो यहां कितना हो जाएगा, 129 mm गुणे 63 mm, 129 mm गुणे 63 mm। अभी तक चौड़ाई कितनी mm थी, 66। कितने mm थी, 66। एक और लिखते हैं 10 रुपए की। कितने रुपए की, 10 रुपए। और 10 रुपए में किसका चित्र अंकित रहता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना। क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ना, कोणार्क का, हाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसमें इसका कैसा कलर होता है, चॉकलेटी ब्राउन। कैसा कलर होता है, चॉकलेटी ब्राउन। और इसका जो होगा 123 mm, 123 mm गुणे 63 mm। हो गया, हो गया। सुनिए देखो, पहले वाली कितनी, 166। कितनी है, 166, फिर 150, फिर 146। कितनी है, 146, फिर 143, फिर 135, फिर 129, फिर 123। फिर लास्ट में सभी की 66 है, दो वालों की क्या है, 63। बात समझ में आ गई। ठीक, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। हम 5 वाली नहीं पूछा जाता, दाम थोड़ी 100 रुपया पुरानी वाली हैं, 2 रुपया है, 1 रुपया है ना। जितनी पूछी गई उनका बतावागा, उन्हें देख लियो, गूगल कर लियो ना। हो गया, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं, हम आते हैं किस पे, महंगाई पे। हमारा टॉपिक कौन सा है, इन्फ्लेशन, महंगाई ना। महंगाई की परिभाषा हमने क्या बताया, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में लगातार जो वृद्धि हो रही है वही इन्फ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन, महंगाई। अच्छा बताइए कि यदि कीमत में वृद्धि होगी, ध्यान से समझना, यदि कीमत में वृद्धि होगी, किसमें, यदि कीमत में वृद्धि होगी ना, तो जो पैसे की क्षमता है,
जो पैसे की क्षमता है खरीदने वाली वो घटेगी कि बढ़ेगी? पैसे की अपनी एक क्षमता होती ना, यदि कीमत में वृद्धि होगी तो पैसे की क्षमता घटेगी कि बढ़ेगी खरीदने वाली? पैसे की क्षमता घटेगी कि बढ़ेगी? इधर समझो, हमने क्या बताया था? पहले दाल कितने रुपए किलो थी? 75 रुपए। फिर कितने बताया था? 90 में। फिर कितना बताया था? 135 में। फिर कितने बताया? 170 रुपए ना पर केजी, है ना। ये 2018 की बात थी, ये 2020 की बात है, ये 2022 की बात है और ये 2024 की बात है ना। अच्छा ये बताइए, कीमत लगातार बढ़ रही ना, कीमत अगर लगातार बढ़ रही ना, तो जो जब महंगाई बढ़ रही है ना, जब कीमत में वृद्धि हो रही है, तो जो पैसा है, जो खरीदने की क्षमता है, वो घट रही है कि बढ़ रही है? खरीदने की क्षमता घट रही कि बढ़ रही? बढ़ रही, घट रही। यहां से देखिए, ये वर्ष हो गया और ये क्या हो गया? कीमत ना प्रति किलोग्राम। देखिए, अगर महंगाई बढ़ती है, अगर महंगाई बढ़ रही है, तो जो पैसा है, जो खरीदने की क्षमता है, वो घटेगी। खरीदने की क्षमता क्या होगी भाई? यहां पर सुनो, यहां से समझो, यहां पर 75 रुपए की कितनी दाल थी? 1 किलो ना, 1 किलो थी ना। तो अब ये क्षमता घटी, क्या यहां पर भी 75 रुपए की 1 किलो दाल मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्षमता घट गई। जो आपकी, जैसे आप अभी तक 75, मान लीजिए कि आप 75 ईंटें चढ़ा रहे थे, 75 चढ़ा रहे थे, अब 75 आप नहीं चढ़ा पा रहे हो, एक दिन में 75 नहीं चढ़ा पा रहे हो, तो क्षमता घटी ना। क्षमता घटी, समझ में आई नहीं? जैसे आप एक दिन में 75 ईंटें चढ़ा पाते थे, अब एक दिन में आप 75 ईंटें नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो आपकी क्षमता घटी ना। अभी तक दाल तुमको कितने रुपए में मिलती थी? 75। कितने रुपए में? अब क्या 75 रुपए में 1 किलो दाल मिली? नहीं मिलेगी ना। ठीक, जो पैसे की खरीदने की क्षमता होती ना, खरीदने की क्षमता, वो क्या होगी? घटेगी। वो क्या होगी? घटेगी। अगर क्षमता घटेगी तो कीमत बढ़ेगी, या फिर हम कह सकते हैं अगर कीमत बढ़ेगी तो जो पैसे की खरीदने की क्षमता वो घटेगी। समझ में आई बात? ठीक, राइट करते हैं। लिखिए, लिखिए मूल्य बराबर, इसकी परिभाषा लिख लिया जाएगा। चलो परिभाषा लिख लेते हैं, लिख लीजिए। देखिए, पैसे की क्षमता घटती है, पैसे की क्षमता घटती है, और कौन सी क्षमता? खरीदने की ना। कौन सी क्षमता? खरीदने की घटती है यदि कीमत में वृद्धि होती है। यदि कीमत में वृद्धि होती है। अगर कीमत बढ़ गई तो जितने रुपए की अभी तक आप 1 किलो दाल खरीद रहे थे, अब उतने रुपए की 1 किलो दाल आपको नहीं मिल पाएगी। बात समझ में आई? ठीक, तो इसी से हम ये कह सकते हैं ना, इसी से हम क्या कह सकते हैं कि जो मूल्य है और जो क्रय शक्ति है, क्रय शक्ति का मतलब समझे ना, खरीदने की क्षमता ना, खरीदने की क्षमता। अच्छा बताइए, जब मूल्य बढ़ेगा, जब मूल्य बढ़ेगा ना, तो जो खरीदने की क्षमता होगी, जो क्रय शक्ति होगी, वो क्या होगी? घट जाएगी ना। और अगर इसी के उल्टा हम रिलेशन कर दें, अगर मूल्य कम होगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगी ना, क्रय शक्ति बढ़ेगी। भाई देखिए, जैसे अभी तक मान लीजिए कि 10 रुपए के 2 पेन मिल रहे थे ना, कितने 2 पेन ना। अब मान लीजिए कि 10 रुपए के 4 पेन मिल गए, कितने पेन मिलने लगे? 4। तो जो क्रय शक्ति है, अगर मूल्य इसका घटा तो आपको जो खरीदने की क्षमता वो बढ़ गई ना।
बढ़ गई ना, तो ये रिलेशन होता है। राइट कर लीजिए, जो ऊपर को एरो है इसका मतलब वृद्धि, जो नीचे का है इसका मतलब कमी, इसका मतलब कमी। हो गया, राइट हो गया। आगे बात करते हैं। लिखिए मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का अध्ययन हम कितने तरीके से करेंगे? दो प्रकार से। कितने प्रकार से करेंगे? दो प्रकार से। तो जो मुद्रास्फीति होती है हमारा, कितने प्रकार से पढ़ेंगे? दो प्रकार से। कौन कौन? राइट करिए। एक लिखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल, हिंदी में राइट कर लीजिए कि इंग्लिश में लिख दें? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड, डिमांड मतलब क्या होता है? डिमांड मतलब क्या होता है? मांग। क्या होता है? मांग। एक होता है मांग जनित मुद्रास्फीति, और इधर क्या हो जाएगा? लागत। कॉस्ट मतलब क्या होता है? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। हमने बताया कि इन्फ्लेशन को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, महंगाई को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक महंगाई हमारी कब बढ़ेगी? जब मांग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी। कौन सी मांग? कौन सी मांग बताइए भाई? जो मांग भरी जाती। फिर कौन सी मांग? हाँ, फिर कौन सी मांग भाई? अच्छा, किसी वस्तु की। हम सोचे जो मांग भरी जाती वो मांग बढ़ जाती, उसमें महंगाई नहीं बढ़ती? बढ़ेगी। चलिए ठीक। देखिए मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, सुनिए। जैसे मान लीजिए, सुनिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आप एक दुकानदार हैं, आप एक दुकानदार हैं और आपके पास कितने मोबाइल हैं? 10 मोबाइल हैं। वर्तमान समय में आपकी दुकान में आज कितने मोबाइल हैं? 10 मोबाइल हैं। और मान लीजिए कि आपके दुकान में एक ग्राहक आया। कितना ग्राहक आया? एक ग्राहक आया ना। आपके दुकान में कई दिनों से ग्राहक नहीं आ रहा था, आज एक ग्राहक आया। तो आप क्या सोचेंगे कि चलिए जो भी कीमत है, हमको कुछ भी रुपए अगर बच रहे हैं या नहीं भी बच रहे हैं, तो हमारा मूलधन तो कम से कम निकल आए, जो हम 10 रुपए में जो पैसा फंसाए वो तो निकल आए। लेकिन सुनिए, उसी के 2 घंटे बाद क्या होता है? उसी के 2 घंटे बाद यहां पर 25 कस्टमर आ गए। कितने ग्राहक आ गए? 25 ग्राहक आ गए। मोबाइल इनके पास कितने हैं? 10 है ना। मोबाइल इनके पास कितने हैं? ग्राहक कितने आ गए? तो ये बताइए, ये रेट में वृद्धि कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे ना। महंगाई में वृद्धि हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि मांग बढ़ गई। मांग बढ़ गई ना। और जब मांग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि महंगाई भी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी? भाई यहां से समझो, अगर आपके पास 10 मोबाइल हैं दुकान में, एक ग्राहक जाएगा तो आप किसी तरीके से उसको सोचोगे किसी तरीके से मोबाइल ले ले, 100-200 जो हमको प्रॉफिट हो रहा मिल जाए। लेकिन उसी के कुछ समय बाद 25 ग्राहक आ जाएं, मोबाइल आपके पास दुकान में कितने हैं और सभी लोग मोबाइल खरीदने आए, तो आप अपनी मनमानी कीमत से उनको मोबाइल बेचेंगे। बेचेंगे? तो इसको लिख लीजिए, मांग बढ़ने से जो महंगाई, मांग बढ़ने से जो महंगाई बढ़ती है, मांग बढ़ने से जो महंगाई बढ़ती है वो कौन सी महंगाई होती है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग जनित मुद्रास्फीति ना। और यहां लागत में वृद्धि के कारण ये कौन सी होगी? लागत में वृद्धि के कारण
के कारण होने वाली महंगाई। इधर समझिए, सुनिए। जैसे मान लीजिए कि हम तुम लोगों को एग्जांपल कौन देते हैं, आलू वाला ना। कौन सा? आलू। मान लीजिए कि अगर एक कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, एक कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है और आप उसको 10 रुपए प्रति केजी आलू दे रहे हैं। 10 रुपए प्रति केजी ना। अगर 10 रुपए प्रति केजी आलू उसको दे रहे हैं तो जो चिप्स की पैकेट आ रही है वो मान लीजिए कितने रुपए का दे रहा है? 5 रुपए का। कितने रुपए का दे रहा है? अच्छा, मान लीजिए कि यदि उस दुकानदार को, उस व्यापारी को आप 25 रुपए प्रति केजी प्रति केजी आलू देने लगे। 25 रुपए प्रति केजी ना, 25 रुपए प्रति केजी। अगर वो आलू आपसे 25 रुपए प्रति केजी व्यापारी खरीदेगा, क्या फिर भी वही उतने ही चिप्स वो 5 रुपए में देगा? नहीं देगा ना। तो जाहिर सी बात है यहां पर वो 10 रुपए 15 रुपए या अपने मुताबिक कीमत बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसकी लागत में वृद्धि हुई ना। उसकी किस में वृद्धि हुई? लागत में वृद्धि हुई। और अगर लागत में उसकी वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात महंगाई फिर भी बढ़ेगी। अगर मांग बढ़ रही है तब भी महंगाई बढ़ेगी, और अगर लागत में वृद्धि हो रही है फिर भी महंगाई बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? देखिए इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? हम पर, हम लोगों पर, उपभोक्ता पर। किस पर भाई? जैसे सुनिए, जैसे मान लीजिए कि चीनी है। जैसे चीनी अभी तक 4,000 का एक बोरा, एक कुंटल आता था। तो जो हम लोग जाएंगे तो हमको वो दुकानदार 42 रुपए में देगा या 44 में देगा। अगर मान लीजिए कि वो 5,000 में बोरा खरीदेगा तो क्या वो हमको 42 में देगा? नहीं देगा ना। 44 में देगा? नहीं देगा। वो हमको कितने में देगा? 52 रुपए में देगा, 54 रुपए में देगा। तो जो उपभोक्ता है, जो उसको यूज करेगा, उसको महंगाई प्रभाव, उसको, उसके ऊपर महंगाई का प्रभाव होगा। होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर? ठीक, इतना राइट कर लीजिए। और इसको हम सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? इसको हम ये कह सकते हैं ना, मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम ना। उसके पास 25 लोग आए मोबाइल मांगने, और मोबाइल उसके पास आपूर्ति कम थी, और जब आपूर्ति उसके पास कम थी ना तो वो मनमाना रेट लेगा कि नहीं लेगा? मनमाना रेट, मनमाना रेट लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है ना। समझ में आ रहा? ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी लोग इसका। हो गया? आगे चला जाए। अच्छा, महंगाई बढ़ती कब है ये बताइए? महंगाई बढ़ती कब है? मुद्रास्फीति कब बढ़ती है? या मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण क्या है? जब जनसंख्या ज्यादा होगी। वेनेजुएला नाम सुनो तुम लोग? वेनेजुएला, वहां से मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बहुत चुनी जाती हैं। मिस वर्ल्ड चुने का मतलब खाली रंग रूप नहीं देखा जाता, कि देखा जाता है, सारी चीजें उसकी देखी जाती है, सारी एक्टिविटी, बौद्धिक ना, बोलने के, रहन सहन, सेंस ऑफ ह्यूमर, सारी चीजें देखी जाती। नहीं सोचो कि जो को गोर है, इंसान तो जो को गोर हुआ फिर बकुला का दिया जाए ना, बकुला या हंस का दिया जाए वार्ड। देखिए वहां जानते क्या होता है? जैसे बचपन में हम लोग ये समझते थे कि अगर मशीन से नोट छापी जाती है तो सरकार नोट छापकर हम लोगों को पैसे क्यों नहीं दे देती? तो सब लोगों का यही सपना था ना कि हम बड़े बनेंगे तो नौकरी चाहे बाद में करी, पहले हम क्या करब? रुपया बनाओ वाली, रुपया छापे वाली क्या करब? मशीन बनाएंगे। लेकिन रुपए छापकर कभी भी गरीबी को नहीं दूर किया जा सकता। मान लीजिए कि सरकार खूब नोट छापे और सबको नोट दे दे, ले जाओ जितने तुम्हारे मन हो ले जाओ, तो ये बताइए कि आपको सुबह चाय कोई बेचते हुए मिलेगा? आपको बाजार में दुकानदार मिलेंगे? अस्पताल में डॉक्टर मिलेंगे? विद्यालय में शिक्षक मिलेंगे? सरहद पे हमारे जवान मिलेंगे?
हो सकता थोड़े बहुत जवान मिल सकते हैं जिसके प्रति देश सेवा हो, बाकी लेकिन इधर तो कोई नहीं मिलेगा। कि मिलेगा? देश सेवा में तो चलो कुछ लोग मिल सकते हैं, बाकी अन्य सेवाएं हम लोगों की बाधित होंगी कि नहीं होंगी। और वेनेजुएला ने यही गलती की, उसने क्या किया, खूब नोट छाप दिया। अच्छा सोचो, जब अपने यहाँ खूब नोट, सबके पास खूब नोट हो जाए, मान लीजिए कि अगर एक दुकानदार अगर चाय की दुकान भी खोला तो क्या तुमको 5 रुपए की चाय बेचेगा? वो लाखों में गिनती करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये हम लोगों की एक मिथ्या सोच थी बचपन में ना, बचकानी हरकत, तो इसको हम लोगों को भूलना होगा ना। अच्छा ये बताओ, जैसे सुनिए, जैसे आपके पास आज 500 रुपए हैं। देखिए भाई ध्यान समझना अर्थशास्त्र, ये मत सोचना कि बहुत स्लो चल रहे हैं। आज आपके पास 500 रुपया है ना, आपके पिताजी ने आपको 500 रुपए दिया, तो आप तो कहीं पर गए तो अपनी जरूरतें सीमित रखें। हमने क्या बताया कि जो संसाधन है, संसाधन पहली क्लास में हमने बताया था जब अर्थशास्त्र पढ़ाए थे, संसाधन सीमित हैं लेकिन हमारी इच्छाएं असीमित हैं ना। इच्छा हमारी क्या है? असीमित है। अच्छा यहां पर गए और तुमको मान लीजिए अगर यहां पर तुम 500 रुपए है तो तुम नॉर्मल वाले जूते ले लोगे, नॉर्मल टिकिया बतासा चाउमीन खा ले हो, वही के साथ नॉर्मल वाले सारे काम तो जो तुम्हारे रहेंगे वो नॉर्मली रहेंगे ना। लेकिन अगले दिन पापा तुम्हारे तुमको कितने लाख रुपए दे दिए? 1 लाख। अब ये बताओ, अब जब तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो गए, जब तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हुए तो फिर क्या होगा? पैसे ज्यादा हुए तो क्या होगा? तुम्हारी मांग बढ़ेगी। अगर पैसे ज्यादा हो गए तो मांग बढ़ेगी ना। फिर तुम क्या नॉर्मल वाले जूते लोगे? क्या नॉर्मल वाली जींस लोगे? नॉर्मल वाला मोबाइल लोगे? नहीं लोगे ना। तो जब पैसा बढ़ता है तो जाहिर सी बात मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं नॉर्मल। और देखिए एक हम लोगों के समय में बहुत घातक बीमारी आई थी। कौन सी बीमारी? कोरोना। अच्छा कोरोना के पहले ये बताइए कि बहुत कम घरों में हैंड वॉश रहता रहा होगा। हैंड वॉश। अच्छा ये बताइए, उसके पहले जब कोरोना आया ना तो जो हैंड वॉश था, जो हैंड सैनिटाइजर था ना, डॉक्टर ने क्या बताया कि जो सैनिटाइजर होते हैं इससे 99% जो हमारे कीटाणु विषाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं, उनका खात्मा हो जाता है। अच्छा क्या कोरोना के पहले मास्क मिलते थे? बहुत कम कीमत में थे ना। कोरोना आया, मास्क की कीमत बढ़ी, मांग बढ़ी ना, मास्क की मांग बढ़ी, और जब मास्क की मांग बढ़ी तो कीमत में वृद्धि हो गई। अर्थात जब मांग बढ़ेगी तब भी कीमत में वृद्धि होगी। समझ में बात आई? जब मांग बढ़ेगी, लोग क्या किए, मास्क की मांग मार्केट में बहुत ज्यादा होने लगी। जो 1 रुपए वाला मास्क 2 रुपए वाला था वो लोग मनमानी तरीके से 10 रुपए 15 रुपए 5 रुपए की बेचना शुरू किए। क्यों? क्योंकि मांग बढ़ी थी। अगर मांग बढ़ी तो फिर महंगाई भी बढ़ेगी, और अगर मांग घटी, अब जैसे मान लीजिए, सुनिए, इसे मान लो एक चाउमीन की दुकान है, इसमें कोई जाता ही नहीं ना, इसमें कोई जाता ही नहीं, कोई 25 रुपया प्लेट रखे रहे, 2 दिन बाजार लगाए, 2 दिन कौन आएगा, तीसरे दिन 25 रुपया बजाय का कहें चलो अच्छा 20 रुपया करके देखी। होता है ऐसा? ठीक। तो जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा, जब पैसा आपके पास ज्यादा होगा तो आपकी मांग भी ज्यादा होंगी ना। आप ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे ब्रांडेड चीजें, और जब मांग ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है महंगाई भी ज्यादा हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। समझ बात आई? भाई हमने बताया कि जब मास्क की मांग मार्केट में बहुत हुई, बहुत ज्यादा हुई ना, तो महंगाई अपने आप मास्क में बढ़ गई ना। ठीक। और अगर आपके पास मान लीजिए पैसा कम है, अब मान लीजिए आपके पास पैसा कम है, आप 100 रुपए लेकर बाजार जाते हैं, तो क्या करेंगे, आपकी मांग बहुत कम रहेंगी, बहुत कम चीजें खरीदने की कोशिश करोगे ना, तो मांग कम होगी, और जब मांग कम होगी तो जाहिर सी बात महंगाई भी
कम हो जाएगी, महंगाई भी कम हो जाएगी। समझ में बात आई? ठीक। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन, अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं डिफ्लेशन। इसी के अंतर्गत अगली हेडिंग रहेगी डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब होता है मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा अपस्फीति, या इसी को हम कहते हैं मुद्रा संकुचन। इसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। ये उसके उल्टा है, ये मुद्रास्फीति के उल्टा है। जो मुद्रास्फीति थी, मुद्रास्फीति में क्या होता था? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में लगातार होने वाली वृद्धि ना, और इसमें क्या होगा? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में लगातार होने वाली कमी ना। अपस्फीति है ना, अप उसके अपोजिट हो जाएगा ना, तो राइट करिए, हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए मुद्रा अपस्फीति, या इसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। तो राइट करिए, ये मुद्रास्फीति की, लिखिए ये मुद्रास्फीति की उल्टी या विपरीत स्थिति है। ये है मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति है, विपरीत होती है लिख लो चाहे। मुद्रास्फीति में क्या होता था? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में लगातार वृद्धि होती थी ना, इसमें क्या होगा? वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में लगातार कमी। अब देखिए सुनिए, जैसे मान लीजिए 2020, 2022, 2024 ना, यहां पर मान लीजिए कि एक जो ब्लूटूथ था, एक ब्लूटूथ की कीमत 1000 थी, यहां पर 800 रुपए हुई, और यहां पर कितने रुपए हो गई? 500 रुपए हो गई। कितने रुपए हो गई? तो हमने क्या बताया? वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमत में लगातार होने वाली कमी। लगातार होने वाली कमी क्या कहलाती है? मुद्रा अपस्फीति। और लगातार होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? मुद्रा स्फीति। क्या कहलाती है? मुद्रा स्फीति। अगला पॉइंट लिख लीजिए, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में कमी। वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में कमी। और इसमें क्या होगा? मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। उसमें घटती थी जब महंगाई, हमने बताया था कि जब महंगाई बढ़ेगी, बताया था ना, जब महंगाई बढ़ेगी तो खरीदने की क्षमता घटती है, लेकिन जब महंगाई कम होगी तो खरीदने की क्षमता बढ़ती है, खरीदने की क्षमता बढ़ती है। तो इसी को हम उसके अपोजिट भी दिखा सकते हैं। राइट कर लीजिए। हो गया? आगे हम राइट करते हैं, गति के आधार पर मुद्रा स्फीति कितने प्रकार की होती है? हेडिंग डालिए, गति के आधार पर मुद्रा स्फीति। गति के आधार पर मुद्रा स्फीति। गति के आधार पर मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? देखिए, एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए ना महंगाई होना जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई होना जरूरी है, मंदी होना जरूरी नहीं है। अगर देश की सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था अगर चलनी है या चलानी है तो महंगाई होना जरूरी है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में ना,
एक निश्चित अनुपात में महंगाई हो, और अगर उसमें मंदी आ रही तो देश प्रोग्रेस नहीं करेगा। भाई सुनिए, अगर मंदी आ रही तो आपका जो मुद्रा है ना, आपका जो रुपया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत घटेगी ना, तो कोई तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। देखिए जैसे 4 देश हैं, जैसे मान लीजिए ए देश है, बी देश है, ये सी है और ये डी है। मान लीजिए कि इसका जो कीमत है, इसका जो मुद्रा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसकी कीमत कितने रुपए है? 40 रुपए है। इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 50 रुपए है, इसका 80 रुपए है और इसका 20 रुपए है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब इसका जो 1 रुपया है, जो इसका 1 रुपया है, सॉरी जो इसका 40 रुपए है ना, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका जो 40 रुपए है ना, वो कितने रुपए के बराबर है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? 1 रुपए। इसका 50 रुपए कितने रुपए के बराबर है? 1 रुपए। इसका 80 रुपए कितने रुपए के बराबर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? 1। और इसका 20 रुपए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितने के बराबर है? तो बताइए कि आप किस देश के साथ व्यापार करना चाहेंगे? इसके साथ करना चाहेंगे ना, क्योंकि इसका जितने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा की कीमत तुम्हारी माइनस में नीचे जाएगी, उतना ही तुम्हारा पैसा मजबूत हो रहा है, उतना पैसा मजबूत हो रहा। अच्छा सुनिए, जैसे इसका उल्टा समझते हैं। आप कहां गए? गाना सुने हो ना, कहां गए ले? अरब गए ले ना। तो जैसे अरब देश गए कुवैत ना, तो कुवैत का जो 1 है, वहां का जो मुद्रा 1 है ना, जो वहां की जो 1 रुपए, जो उनकी भाषा में जो मुद्रा चलती है, वो अपने यहां आकर कितने रुपए? 117 रुपए मान लीजिए हो रही ना। कितने रुपए हुई? तो इसी के उल्टा हम ये कह सकते हैं ना, अपने यहाँ के 117 रुपए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितने रुपए हुआ? 1 रुपए का। तो यही चीज तो उल्टा समझा रहे हैं। अच्छा बताइए, अगर इनका 1 रुपया, अपने यहाँ भी 1 रुपया हो, तो क्या अपने यहाँ का कोई व्यक्ति वहां कमाने जाएगा? नहीं जाएगा ना। क्या कमाने जाएगा? नहीं जाएगा। वहां सैलरी 100, 120, 140, 150 के ऊपर नहीं होती। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां हमारा मुद्रा और हमारा रुपया बहुत कमजोर हुआ, हमारा 170 रुपए कितने रुपए के बराबर हुआ? 1 रुपए का। तो यहां पर सबसे मजबूत रुपया किस कंट्री का है? डी का। किसका मजबूत हुआ? डी देश का। बात समझ में आई? तो लिखिए, गत के आधार पर मुद्रास्फीति। नंबर 1 राइट करिए, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। क्रीपर सुने हुए हो, पढ़े हुए हो? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति कैसी? और ये जानते हो कितना होना चाहिए? 0 से 3%। 0 से 3%। सुनिए इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके देश में महंगाई 3% तक बढ़ती है, तो वो कौन सी मुद्रास्फीति कहलाएगी? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। कौन सी महंगाई कहलाएगी? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। अगर दूसरी हम बात करते हैं, चलती हुई मुद्रास्फीति, ये पहली नंबर की हो गई। दूसरी क्या हो गई? चलती हुई मुद्रास्फीति। कौन सी? चलती हुई मुद्रास्फीति। इसको हम कहेंगे क्या इंग्लिश में? वॉकिंग इन्फ्लेशन। कौन सा कहेंगे? वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये कितनी होगी? ये कितने परसेंट होनी चाहिए? 4 से 10%। कितने प्रतिशत होने चाहिए? 4 से 10%। ये कम अच्छी होती है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ये कम अच्छी होगी ना, और ये अच्छी होगी। हमने अभी क्या बताया था? एक लाइन हमने क्या बताया था कि महंगाई देश की अर्थव्यवस्था के लिए होना जरूरी है, मंदी होना जरूरी नहीं है। अगर मंदी रहेगी ना, तो हम लोग अर्थव्यवस्था में बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए महंगाई ना, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर 0% से 3% तक महंगाई बढ़ रही है प्रतिवर्ष, तो वो कैसी इन्फ्लेशन कहलाएगी? क्रीपिंग। और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसी होती है? अच्छी होती है। कैसी होती है? और अगर हम बात करते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन, इसमें वार्षिक कितना होना चाहिए? वार्षिक महंगाई कितने प्रतिशत बढ़नी चाहिए? 4% से 10%। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए कम अच्छी होती है ना।
ठीक, तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।